स्टूडेंट्स, माय नेम इज अदिति यादव। तो हम कर रहे हैं अपना चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। तो बच्चे आज पढ़ते हैं हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो, अब सेकेंड लॉ, देखो कोई दूसरा लॉ आता है, इट मीन्स कि फर्स्ट लॉ जो था उसमें कोई ना कोई कमियां होंगी, तभी तो दूसरा लॉ आता है बच्चे। ठीक है, तो क्या जरूरत पड़ी कि हमें सेकेंड लॉ लाया जाए? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्यों आया? क्योंकि फर्स्ट लॉ में कुछ ना कुछ कमियां होंगी, कुछ ना कुछ लूप होल्स होंगे, राइट। तो अब वो लिमिटेशंस क्या हैं, क्या कमियां थी फर्स्ट लॉ की जिसकी वजह से सेकेंड लॉ आया? ठीक है, अब वो पढ़ते हैं। तो देखो, पहली लिमिटेशन क्या है? फर्स्ट लॉ जब हमने पढ़ा, फर्स्ट लॉ क्या बताता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो है यूनिवर्स की वो कंजर्व है, ना ही वो डिस्ट्रॉय होती है ना ही वो क्रिएट होती है। ठीक है, कोई एनर्जी डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं होती, वो सिर्फ एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये पढ़ा था हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो उसने ये तो बता दिया कि ठीक है, एनर्जी कंजर्व है, हीट फ्लो होता है, ठीक है, लेकिन उसने बच्चा डायरेक्शन नहीं बताई। जैसे कि मान लो एक गरम चाय है, कप है, उसमें गरम चाय है, ठीक है, तो आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद वो चाय ठंडी हो जाती है। इट मीन्स क्या है कि हॉट बॉडी से, यानी कि चाय का टेम्परेचर ज्यादा है, बाहर की सराउंडिंग का उसके कंपैरिजन में कम है, राइट। इट मीन्स कि हीट कहां से ट्रांसफर हो रही है? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में। हीट हॉट बॉडी से ट्रांसफर हो रही है कहां? कोल्ड बॉडी में। लेकिन जो हमारा फर्स्ट लॉ था उसने तो सिर्फ ये बताया कि हाँ, जो एनर्जी है, जो हीट फ्लो है, वो एक कंजर्व रहता है। ठीक है, उसने ये नहीं बताया कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर जाएगा, उसके अकॉर्डिंग उसने तो बोल दिया कि एनर्जी कंजर्व है, तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर भी जा सकता है और लोअर से हायर भी, उसके अकॉर्डिंग। बट हमें पता है कि हमारा हायर टेम्परेचर यानी हॉट बॉडी से हीट फ्लो होती है कोल्ड बॉडी की तरफ, राइट। पहली लिमिटेशन ये थी कि उसने डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर और डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो नहीं बताया कि कहां से किस टेम्परेचर से, हायर टेम्परेचर से लोअर पे जाएगा या लोअर टेम्परेचर से हायर में जाएगी, हीट डायरेक्शन नहीं बताया, राइट। सेकंड है, उसने ये तो बता दिया कि भाई फर्स्ट लॉ ने कि भाई कोई रिएक्शन हो रही है, मान लो इरिवर्सिबल है, मान लो एडियाबैटिक रिवर्सिबल है, अगर प्रोसेस है तो ये ऐसे ऐसे प्रोसेस होगा, पूरा उसने बता दिया कि हीट ट्रांसफर नहीं होगी, एडियाबैटिक है तो हीट ट्रांसफर 0 हो जाएगी, राइट। ये सारी चीजें उसने बता दी। बट ये नहीं बताया, फर्स्ट लॉ ने ये नहीं बताया कि कोई रिएक्शन फिजिबल है। फिजिबल का मतलब कि वो रिएक्शन पॉसिबल भी है या नहीं पॉसिबल है। जैसे कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। सेकेंड लॉ में आप दो चीजें पढ़ोगे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो यहाँ फिजिबिलिटी का मतलब है कि उसने ये तो कह दिया कि अगर ये रिएक्शन हो रहा है, कोई प्रोसेस है, हो रहा है, तो ये ऐसे हो रहा है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो प्रोसेस पॉसिबल है भी या नहीं। उसने इन जनरल बोल दिया कि कोई एडियाबैटिक आइसोथर्मल एडियाबैटिक रिवर्सिबल है तो ऐसे होगा, आइसोथर्मल रिवर्सिबल है तो ऐसे वर्क डन होगा, या हीट ट्रांसफर ऐसे होगा। लेकिन ये नहीं बताया कि सारी ही रिएक्शंस थोड़ी ना स्पॉन्टेनियस होते हैं और सारी ही रिएक्शंस थोड़ी ना फिजिबल होती हैं। तो उसने ये नहीं बताया कि फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, कि वो रिएक्शन फिजिबल है। फिजिबल मीन्स वो रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, राइट। थर्ड लिमिटेशन क्या थी? नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल। देखो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जो रिएक्शंस खुद ब खुद होते हैं, जैसे कि, और वो रिएक्शंस क्या होते हैं जो नेचुरली स्पॉन्टेनियस है, वो इरिवर्सिबल होते हैं। जैसे कि वाटरफॉल, झरना ऊपर से नीचे गिरता है, राइट, झरना ऊपर से नीचे गिरता है। अब इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया, डायरेक्शन नहीं बताई कि ऊपर से नीचे आएगा या नीचे से ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं बताया। इसके अकॉर्डिंग तो दोनों सिचुएशंस पॉसिबल है कि झरना ऊपर से नीचे भी आ रहा है पानी और पानी नीचे से ऊपर भी जा रहा है झरने में, ऐसा तो नहीं होता। तो इट मीन्स कि नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। वाटरफॉल अगर ऊपर से नीचे हो रहा है तो भाई वो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, अगर आप एक्सटर्नल कुछ लगाओ तो पॉसिबल है, एक्सटर्नल कोई फोर्स लगाओ, एक्सटर्नल थोड़ा वर्क करो तो पॉसिबल है। जैसे कि आपके जो हेयर्स है, एज के साथ साथ हेयर्स ग्रे होते हैं, आप तो इनको ग्रे करने नहीं बैठते ना, तो क्या हो गया, नेचुरल है। हेयर्स जो ग्रे होते हैं एज जैसे जैसे बढ़ती है, स्पॉन्टेनियस है, खुद ब खुद होते हैं, राइट।
और वो इरिवर्सिबल है। अब ग्रे हो गए तो ऐसा तो नहीं, हाँ आप डाई कर लो वो एक अलग बात है, कलर कर लो वो एक अलग बात है, बट एक बार ग्रे हो गए तो वो ग्रे ही रहेंगे ना। अब ये मत कहो कि मैम लहसुन प्याज वाला पेस्ट लगा लेंगे, वो कौन कौन सा पेस्ट होता है, लहसुन का प्याज का जो भी होता है वगैरह वगैरह जो भी। तो नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है बच्चा, इरिवर्सिबल है, ठीक है। फोर्थ, अब फोर्थ क्या है, फोर्थ उसने कहा था, फर्स्ट लॉ ने बताया था कि जितना हीट है वो सारा का सारा वर्क डन में यूज हो जाएगा, जितना वर्क डन है वो सारा सारा हीट में यूज हो जाएगा। कैसे बताया था, देखो आपको कुछ याद आएगा, हमने पढ़ा था, देखो यहाँ करते हैं, हमने जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, फर्स्ट लॉ में क्या था, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू था, ठीक है। अब आइसोथर्मल केस जब हमने लिया था, आइसोथर्मल केस, तो आइसोथर्मल क्या होता है बच्चा, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट यानी कि टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर भी सेम, प्रोसेस हुआ आइसोथर्मल, फाइनल टेम्परेचर भी सेम, यानी जब आप डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टेम्परेचर निकालते हो तो क्या होता है, जीरो, क्योंकि इनिशियल जो था वही फाइनल है। जब आप टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर निकालोगे यानी कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर करोगे तो क्या आएगा, दोनों सिमिलर वैल्यूज हैं, सिमिलर टेम्परेचर है तो जीरो आएगा, राइट। जब आइसोथर्मल में चेंज इन टेम्परेचर जीरो है तो हमने पढ़ा था कि हमारी जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो भी जीरो होती है। क्यों होती है जीरो, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी सिर्फ एक ही फैक्टर पे डिपेंड करती है। इस यूनिवर्स में कुछ भी ऊपर नीचे दाएं बाएं किधर भी हो जाए, सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करती है, इंटरनल एनर्जी बच्चा, वो क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, चेंज इन अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो, राइट। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगा, राइट। तो अब देखो डेल्टा यू आइसोथर्मल, फर्स्ट लॉ में मैंने लिया है कौन सा केस, आइसोथर्मल केस जब हमने पढ़ा था, राइट, आइसोथर्मल। तो डेल्टा यू क्या हुआ था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर कांस्टेंट था तो डेल्टा टी जीरो था। अब डेल्टा टी जीरो था तो डेल्टा यू यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, जीरो। अब मैं इस वैल्यू को जीरो कर दूंगी तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, राइट। तो इससे क्या हम डिड्यूस करते हैं, इससे क्या पता चलता है कि जितना भी हीट है वो सारा का सारा, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग बता रही मैं, कि जितनी भी हीट है वो सारी की सारी वर्क डन में यूज हो जाएगी, और जितना वर्क डन होगा वो सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हीट में, ठीक है। यहां से आप यही देख रहे हो ना कि Q इक्वल्स टू डब्ल्यू है, Q इक्वल्स टू डब्ल्यू है, माइनस डब्ल्यू मीन्स Q इक्वल्स टू वर्क डन, जितना भी हीट होगा, हीट ट्रांसफर, वो सारा का सारा वर्क डन में यूज होगा, या फिर जितना भी वर्क डन होगा वो सारा का सारा हीट ट्रांसफर में यूज होगा, राइट, ओके। लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब आप अपने हैंड्स को रब करते हो, राइट, रबिंग द हैंड्स, रब कर रहे हैं, क्या कर रही हूं मैं, वर्क कर रही हूं ना, हाथ अपने आप तो रब नहीं हो रहे ना, मैं वर्क कर रही हूँ, रब कर रहे हैं, आपने हैंड्स रब करो, हीट प्रोड्यूस होगी, जो हम वर्क कर रहे हैं उससे क्या हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, आपके हाथ गर्म हो जाते हैं, सर्दियों में हम करते हैं ना, ठंड लगती है काफी, ऐसे ऐसे करते हैं ताकि हाथ गर्म हो जाए, हीट प्रोड्यूस हो जाए, हीट प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। इट मीन्स क्या हुआ कि जितना वर्क डन हमने किया, जितनी हमने रबिंग की, वो चेंज किस में हो गई, हीट में, राइट। जितनी रबिंग की हैंड्स की वो सारी हीट में चेंज हो गई। बट क्या अगर ऐसा होगा कि मैं इसे अपने हाथ को ले जाके गैस पे ऐसे रख दूं या नीचे कोई कैंडल जला लूं, हीट, हमने वर्क किया था, पहले वर्क किया तब हीट में कन्वर्ट हुआ वो, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा होगा कि हीट से वर्क आएगा, सारा का सारा हीट वर्क में कन्वर्ट होगा। अपने हाथ को ले जाके एक काम करो, कैंडल के ऊपर ऐसे रखना मत भाई, कभी जलवा लो कहो मैम ने बोला था, ऐसा नहीं है। मतलब अगर हम अपने हाथ को ऐसे कैंडल के ऊपर रखेंगे तो क्या हमारे हाथ अपने आप ऐसे रब करना स्टार्ट कर देंगे? ऐसा होगा कि जितनी हीट हम हीट के ऊपर, कैंडल के ऊपर हाथ रखेंगे, ऑब्वियसली हीट आएगी हमारे हाथों में, गर्म होंगे हाथ, लेकिन क्या वो वर्क डन में कन्वर्ट होंगे? बताओ, क्या वो वर्क डन में कन्वर्ट होंगे कि भाई नहीं, गरम गरम हीट आ रही है तो कैंडल के ऊपर हाथ रखा है, हीट आ रही है तो अपने आप हाथ ऐसे रब करना स्टार्ट कर दे, ऐसा तो नहीं होता। इट मीन्स जब हमने रबिंग की तो हीट जनरेट हुई, यानी वर्क डन किया, वो चेंज हुआ हीट में। लेकिन जब हमने हीट दिया, नीचे से हीट दिया, तो हीट तो चेंज नहीं हुआ वर्क डन में। तो मीन्स कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लिमिटेशन यहां आ गया।
इसके अकॉर्डिंग जब हम आइसोथर्मल लिया था हमने, तब तो बोला था कि हमारा Q वर्क डन के इक्वल है, जितना हीट होगा, जितना हीट है सिस्टम का वो सारा का सारा वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा, या जितना वर्क डन है सिस्टम का वो सारा का सारा हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, राइट। तो आई होप ये चारों के चारों लिमिटेशंस आपको क्लियर है। पहला, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट नहीं बताया कि हीट कहाँ से फ्लो हो रही है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी, उसके अकॉर्डिंग तो उसने बोल दिया कि एनर्जी कंजर्व है। अब वो चाहे ही उसके अकॉर्डिंग तो हॉट से भी कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर हो सकती है हीट, और कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में, बट ऐसा तो नहीं होता। डायरेक्शन ऑफ एनर्जी नहीं बताया उसने। सेकंड, उसने बोला ये रिएक्शन है, ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल है, तो ये ऐसी होगी। ये नहीं बताया कि वो रिएक्शन पॉसिबल भी है या नहीं, राइट। ये नहीं बताया उसने फर्स्ट लॉ ने कि जो नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं वो इरिवर्सिबल है। जैसे आपके ग्रेइंग हेयर्स, एज के साथ साथ एज बढ़ेगी, हेयर्स आपके ग्रे होंगे, नेचुरल प्रोसेस है। अब आप इनको ग्रे करने तो बैठोगे नहीं, यानी ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, खुद ब खुद हो रहे हैं, नेचुरल स्पॉन्टेनियस है और इरिवर्सिबल है। इनमें अगर आप कलर कर लो, इट मीन्स ये नहीं होता कि हाँ हमेशा के लिए आपके फिर से वापस से ब्लैक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपकी एज बढ़ रही है, सिंपल सा एग्जाम्पल, एज बढ़ रही है, क्या है, नेचुरल है, आप तो नहीं बढ़ाने बैठे ना, नेचुरल है, स्पॉन्टेनियस है, नेचुरल है, स्पॉन्टेनियस है और इरिवर्सिबल है। अभी आपकी जो एज है, आप फिर से वही 2 साल के किड, 2 साल के बच्चे तो नहीं बन जाओगे, सिंपल। और ये हमने क्या, हैंड्स को रब किया, वर्क हमने किया, हैंड्स को रब करने में हम वर्क कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वो वर्क किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हीट में। वर्क तो हीट में कन्वर्ट हो जाता है सारा, बट कैंडल नीचे से लगाई हमने, हीट आई हाथ पे, हमारे हाथ जलने लगे, हाथ जलने लगे तो क्या हुआ, आप कैंडल के ऊपर से ही तो हाथ हटाओगे, रबिंग तो नहीं कर दोगे, ठीक है। यानी कि सारी हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हुई। तो ये चारों लिमिटेशंस थी फर्स्ट लॉ की, ठीक है। तो देखो लिमिटेशंस हम कर चुके हैं, फर्स्ट लॉ की क्या क्या लिमिटेशंस थी। अब सेकेंड लॉ आप समझो, सेकंड लॉ में पढ़ा हूं, उससे पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। तो बच्चे यहाँ से हमारा सेकंड लॉ ही स्टार्ट होता है, राइट। देखो अभी हमने बात की थी कि जो फर्स्ट लॉ था उसकी लिमिटेशन में कि वो ये नहीं बताता कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, राइट। तो स्पॉन्टेनियस होता क्या है, स्पॉन्टेनियस हम बोल रहे हैं, क्या होता है स्पॉन्टेनियस। देखो बच्चा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस वो प्रोसेस होते हैं जो खुद ब खुद होते हैं। जैसे कि पहला देखो, हैज अ नेचुरल टेंडेंसी टू अकर। जैसे एग्जांपल देते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें बोलना नहीं पड़ता कि भाई पढ़ लो पढ़ लो, उन्हें खुद से ही पढ़ना है, उन्हें कोई कहने की जरूरत नहीं होती कि पढ़ लो, राइट। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें थोड़ा सा मोटिवेट करना होता है, पढ़ लो, थोड़ा सा मोटिवेट करना होता है, बस फिर उसके बाद उनका फ्लो बन जाता है, वो खुद ब खुद पढ़ने लगते हैं। तो वो आते हैं जिन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि पढ़ लो, खुद से पढ़ते हैं, वो है बाय इटसेल्फ, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बाय इटसेल्फ, राइट। जिन्हें थोड़ा सा सुबह बस उठा दो, ठंड में उठने का मन किसी का नहीं करता, बस एक बार उन्हें उठा दो, बस इतनी सी देर होती है, उन्हें एक बार उठा दो, फिर तो वो पढ़ने लग जाएंगे अपने आप, फिर कहने की जरूरत नहीं है। तो वो किस में आते हैं, बाय प्रॉपर इनिशिएशन, यानी उन्हें बस इनिशिएट कर दो, बस शुरू कर दो, एक बार उन्हें उठा दो, फिर तो पढ़ने लग जाएंगे अपने आप। थर्ड होता है अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस। कुछ बच्चे होते हैं कि वो इतने शोर में भी पढ़ लेते हैं, कुछ होते हैं जिन्हें बिल्कुल ही एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, सारी चीजें पेन पेंसिल वगैरह एकदम प्रॉपर तरीके से रखा हो, एकदम टेबल चेयर चाहिए होती है। कुछ होते हैं कि बेड पे भी पढ़ लेते हैं, और कुछ होते हैं टेबल चेयर चाहिए होती है, प्रॉपर तरीके से, बाहर कोई शोर नहीं होना चाहिए। यानी कि अंडर ए गिवन सेट अगर उन्हें वो कंडीशंस मिल जाए तो वो पढ़ लेंगे, फिर उन्हें कहने की जरूरत नहीं है। तो वो आते हैं अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस, राइट। ये हो गई आपके स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। बाय इटसेल्फ वाटरफॉल है, झरना है पानी का, ऐसा तो नहीं है कि आप जाके पानी के धक्का लगा रहे हो, चल भाई चल चल, ऐसा तो नहीं है, नहीं है ना ऐसा। और ना ही कोई मोटर लगी हुई है कि मोटर लगी है उससे पानी नीचे आ रहा है, ऐसा नहीं है। वाटरफॉल में, झरने में पानी अपने आप गिरता है, तो वो क्या हुआ, नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, खुद ब खुद हो रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही। सेकंड क्या है, बाय प्रॉपर इनिशिएशन। अब प्रॉपर इनिशिएशन में मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा करना पड़ता है। जैसे कि मान लो ये पेपर है, राइट, ये नोटबुक है, ये पेपर है, एक पेपर लिया मैंने, उसे मुझे क्या है, जलाना है मान लो। तो क्या करना है मुझे, प्रॉपर इनिशिएट करना है, यानी इसके नीचे में माचिस की एक तिल्ली लगा दूं, माचिस की एक तिल्ली लगा दूं मैं, ठीक है।
तो क्या होगा, ये अपने आप जल जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि ये पूरा जलाने के लिए मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी, बस जरा सा मुझे इग्नाइट करना है, एक बार माचिस की तिल्ली लगाई इसके नीचे, पेपर अपने आप जल जाएगा। इट मीन्स ये क्या हुआ, बाय प्रॉपर इनिशिएशन, राइट। ये क्या हुआ, प्रॉपर इनिशिएशन अंडर ए गिवन सेट ऑफ कंडीशंस, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस। एक बात बताओ, बर्फ है, ठीक है, उसे मेल्ट कराना है, पानी बनाना है, आप क्या करते हो, आप कोई फोर्स लगाते हो या आप घिसने उसे बैठ जाते हो, ऐसा नहीं होता, खुद से मेल्ट होती है। लेकिन वो मेल्ट भी तो बच्चे गिवन कंडीशन, अब ऐसा तो है नहीं कि आपने आइस ली और उसे -25 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया और आप बैठे हो, यार मैम ये तो पिघल ही नहीं रही है, आपने बोला कि वो तो स्पॉन्टेनियस है, खुद से पिघलेगी, लेकिन ये तो पिघल ही नहीं रही है आइस, ऐसा तो नहीं होता। इट मीन्स कि हमें उसे कंडीशन देनी पड़ेगी, स्पॉन्टेनियसली वो बिहेव करे, खुद ब खुद वो चीज हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे गिवन सेट ऑफ कंडीशंस देनी पड़ेगी। अब उसकी कंडीशन क्या है कि उसे एक नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए। अगर आप -25 डिग्री सेल्सियस पे रखोगे तो भाई सालों बीत जाएंगे लेकिन मेल्टिंग नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसे वो कंडीशन दे दो जिसपे वो मेल्ट होती है, जैसे कि -25 की जगह आप उसे 25 डिग्री सेल्सियस दे दो, तो आइस अपने आप मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। यानी कि बाय इटसेल्फ, खुद ब खुद वाटरफॉल, झरना गिर रहा था। प्रॉपर इनिशिएशन, एक पेपर लिया, उसे जलाना है हमें, ठीक है, माचिस की तीली लगाई, बस फिर वो अपने आप जल जाएगा, फिर उसकी चिंता मत लो आप, ऑक्सीजन मिलती रहेगी तो वो अपने आप जलता रहेगा। थर्ड, अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस, मेल्टिंग ऑफ आइस इसका एग्जांपल। अगर -25 पे रखोगे तो सालों बीत जाएंगे, आपकी कई पुश्तें निकल जाएंगी, कुछ नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगी। बट अगर उसे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया, यानी कुछ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस उसे दे दी, 25 दे दिया, तो भाई वो कुछ आपके सामने 2 मिनट में पिघल जाएगी वो बर्फ, सिंपल। ओके, अब समझते हैं, स्पॉन्टेनियस समझ में आ गया, खुद ब खुद होता है, या तो थोड़ा सा इनिशिएट कर दो या फिर गिवन सेट ऑफ कंडीशंस दे दो जिसमें वो खुद ब खुद हो जाए, राइट। अब देखो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस में वो बच्चे थे जो खुद से पढ़ लेते हैं, या थोड़ा बहुत उन्हें बस सुबह जगाना पड़ता है, बेटा सुबह उठ रहा है पढ़ ले, इतना सा कहना पड़ता है, वो अपने आप चालू हो जाते हैं, उनका फ्लो बन जाता है पढ़ाई में। कुछ होते हैं कि गिवन कंडीशंस दे दी, प्रॉपर लाइटिंग चाहिए उन्हें, पूरी अपनी स्टडी टेबल चेयर पे पढ़ना है, बाहर से कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, ऐसे। नॉन स्पॉन्टेनियस, वो बच्चे पढ़ ले भाई, पढ़ ले, लेकिन वो नहीं पढ़ेगा। भाई तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कोई कंडीशन दे दो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो नहीं पढ़ेगा। नहीं पढ़ेगा मतलब नहीं पढ़ेगा, कितना मोटिवेट कर दो, 2 मिनट बाद भूल जाएगा सारा मोटिवेशन, वो नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना। तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब कि जिनकी टेंडेंसी है ही नहीं खुद ब खुद कुछ करने की, वो नहीं करेंगे। ना ही उन्हें खुद ब खुद कुछ करना है, ना ही आप उन्हें प्रॉपर इनिशिएशन, यानी कि आप उन्हें थोड़ा मोटिवेट कर दो कि नहीं यार ये कर ले, इसके बाद लाइफ सेट है, ऐसा बोलते थे ना, 10th कर लो उसके बाद लाइफ सेट है, 12th कर लो लाइफ सेट है, ग्रेजुएशन कर लो लाइफ सेट है, अब है PhD कर लो लाइफ सेट है, लेकिन लाइफ सेट है ही नहीं, लेकिन है सेट, मतलब ऑब्वियसली करनी पड़ती है। तो देखो, आफ्टर प्रॉपर इनिशिएशन कि भाई उन्हें मोटिवेट कर लो, कुछ भी कर लो, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, ऐसा, ठीक है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि अगर उन्हें बाहर से कंटिन्यूअस एनर्जी सप्लाई की जाए तो काम बन जाएगा। जैसे कि पानी की मोटर है, ठीक है, मोटर है, पानी ऊपर टंकी में चढ़ाना है आपको, ठीक है, पानी टंकी में चढ़ाना है, तो क्या ऐसे करोगे आप कि मोटर के भरोसे बैठे हो कि भाई मोटर, ऐसे देख रहे हो आप उसको कि पानी अपने आप ऊपर टंकी में चढ़ जाएगा? नहीं चढ़ेगा, सिंपल सी बात है। या फिर आपने एक बार मोटर ऑन की, एक बार पानी पे थोड़ा सा झटका लगा, थोड़ा प्रेशर लगा, फिर आपने मोटर ऑफ कर दी और पानी अपने आप चलना स्टार्ट हुआ? ऐसा भी नहीं हुआ। जब आप उसको कंटिन्यूअस सप्लाई दोगे, यानी कि मोटर ऑन की आपने, स्विच ऑन किया, प्लग लगाया, उसका स्विच ऑन किया, जब तक आपकी मोटर ऑन रहेगी तब तक तो वो पानी चलता रहेगा, यानी कि कॉन्टिन्यूअस एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कब होगा? जब आप उसे कॉन्टिन्यूअस एनर्जी सप्लाई करोगे, जब आप पानी की मोटर ऑन करोगे, जब तक ऑन रहेगी तब तक तो वो पानी ऊपर चढ़ता रहेगा टंकी में, और जैसे ही आपने ऑफ कर दिया वही मामला खत्म है। वहां से फिर ऐसा नहीं है कि वो खुद ब खुद करेगा, ऐसा नहीं है। जब तक एनर्जी है, कॉन्टिन्यूअस सप्लाई हो रही है, तब तक काम चल रहा है, राइट। तो समझ में आया स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आई होप ये दोनों आपको क्लियर है, ठीक है।